कुछ महीनों पहले एक खबर आई, US government and artificial intelligence AI company Anthropic यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक कंपनी को ऑफिशियली अपना नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर दिया। वो कंपनी थी एंथ्रोपिक। वही एंथ्रोपिक जिसका क्लॉड चैटबॉट आज करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं। यूएस ने पहले भी ये काम चाइना की टेलीकॉम कंपनी हुआवे के साथ किया था। उस एक डिक्लेरेशन के बाद हुआवे यूएस के साथ बहुत कंट्रीज में मिलना बंद हो गया। यूएस चाइना टेक वॉर शुरू हुआ और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन्स हिल गई। एंथ्रोपिक का डिक्लेरेशन भी उसी लेवल का है, मतलब एआई अब ऑफिशियली और लीगली वॉर का हिस्सा बन चुका है। लेकिन यहाँ एक और एंगल भी है। यही एंथ्रोपिक जिस पर अभी ये टैग लगा है, इसकी टेक्नोलॉजी ने ही ईरान के अगेंस्ट इजरायली स्ट्राइक्स में टारगेटिंग में मदद की थी। और इसी की टेक्नोलॉजी ने मेक्सिको के सबसे खतरनाक कार्टेल लीडर एल मेंचो तक पहुंचने का भी रास्ता निकाला था, जब सब लोग बोल रहे थे कि वो अनरीचेबल है। एक चैटबॉट आज वॉर में और कार्टेल बस्टिंग में एंटर हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जो वॉर आज मिडिल ईस्ट में चल रहा है, जो आप न्यूज में देख रहे हैं, मिसाइल्स, एक्सप्लोजन्स, ड्रोन स्ट्राइक्स, वो सिर्फ ऊपर की कहानी है। इसके नीचे एक और वॉर चल रही है जो कैमराज नहीं दिखा सकते। वो वॉर है एल्गोरिदम्स की, डेटा की और एआई की। ये वीडियो खत्म होने तक आप समझ जाओगे कि क्यों ये दुनिया की सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वॉर्स है, कैसे एक एआई कंपनी का चैटबॉट आज वॉर रूम में घुस गया है, और इंडिया के पास वो कौन सी गोल्ड माइन है जिसके ऊपर एक पूरी नई इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। मैं हूं झील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वॉचिंग अपग्रेड। चैप्टर 1, द घोस्ट आर्मी। अगर आपको लग रहा है कि 2024 या 25 की वॉर्स अचानक किसी दिन शुरू हो गई थी, तो आप गलत है। असली गेम तो 15 साल पहले शुरू हो चुका था। 2010 में ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अग्रेसिवली डेवलप कर रहा था। नतांज की अंडरग्राउंड फैसिलिटी में हजारों सेंट्रीफ्यूजेस दिन रात काम कर रहे थे। अचानक एक दिन वो सेंट्रीफ्यूजेस आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपने आप टूटने लगे। शॉकिंग बात तो ये थी कि वहां बैठे ईरानियन इंजीनियर्स की कंप्यूटर स्क्रीन्स पर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। उन्हें लग रहा था कि मशीन्स तो ठीक ही चल रही है, जबकि उनके पीछे मशीन्स खराब हो रही थी। महीनों तक ईरान को समझ ही नहीं आया कि उनके ऊपर रिमोटली हमला हो रहा था, क्योंकि यह हमला किसी आर्मी ने नहीं बल्कि एक कंप्यूटर वायरस ने किया था, जिसका नाम था स्टक्सनेट। हिस्ट्री में पहली बार किसी देश ने सॉफ्टवेयर कोड को एक वेपन की तरह इतने बड़े स्केल पे यूज किया था, और यह वायरस इजराइल एंड यूएस ने मिलकर प्लांट किया था। इजराइल पिछले 15 साल से यह जंग लड़ रहा है, और ईरान ठीक से समझ ही नहीं पाया कि गेम क्या चल रहा है। उस पूरे ऑपरेशन और आज की मॉडर्न इजरायली टेक सुप्रीमेसी के पीछे एक ही इंजन है, यूनिट 8200। इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस का ये साइबर डिवीजन किसी आम आर्मी यूनिट जैसा नहीं है। यहाँ होते हैं 19-20 साल के बच्चे, गीक्स, हैकर्स और सुपर कोडर्स। और जब ये बच्चे अपना मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस खत्म करके यूनिट 8200 से बाहर निकलते हैं, तो ये नॉर्मल जॉब्स की जगह $बिलियन की साइबर सिक्योरिटी और टेक कंपनीज बनाते हैं। विज का नाम सुना है, जिसे गूगल $32 बिलियन में खरीदना चाहती थी। वो यूनिट 8200 के एल्यूमनाई ने बनाई है। पेलो आल्टो नेटवर्क्स, क्राउड स्ट्राइक, चेक पॉइंट, ये सब इन्हीं हैकर्स ने बनाई है। ये कंपनीज एक ग्लोबल इंटेलिजेंस का नेटवर्क बन गई है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज, बड़े बैंक्स और यहाँ तक कि अलग अलग देशों की सरकारों का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इन्हीं यूनिट 8200 के एक्स सोल्जर्स ने बनाई है। इसीलिए जब भी जरूरत पड़ती है तो इजराइल के पास उन सारी जगहों पर आंखें और एक्सेस दोनों रहता है। पेगासस स्पाईवेयर याद है, जिसने दुनिया भर के पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट्स के आईफोन को सीक्रेटली एक सर्वेलेंस डिवाइस में बदल दिया था। वो एनएसओ ग्रुप भी यूनिट 8200 के एल्यूमनाई की ही देन थी। दूसरी तरफ ईरान को देखो, उनके पास ऐसा कोई एल्यूमनाई नेटवर्क तो छोड़ो, ऐसी कोई बड़ी टेक कंपनीज भी नहीं है। ना ही उनके पास अपनी कोई सिलिकॉन वैली है या नेटो जैसे बड़े पावर हाउस एलाइज। तो जब 2024-25 का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो वो रातों रात नहीं हुआ था। वो 15 साल की घेराबंदी का नतीजा था, जिसे इंस्टीट्यूशन बाय इंस्टीट्यूशन, कोड बाय कोड इजराइल ने बिल्ड किया था। चैप्टर 2, गेम ऑफ एल्गोरिथम्स। लेकिन इजराइल की इस मैसिव टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी के बावजूद भी ये गेम इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, क्योंकि यहाँ दो अलग आर्मीज, दो बिल्कुल अलग वॉर्स लड़ रही थी। इजराइल की एक सिंपल मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी डीकैपिटेशन, यानी किसी चीज का सर ही काट देना। उनका लॉजिक क्लियर था, टॉप लीडर्स को खत्म कर दो, उनके नीचे वाले अपने आप गिर जाएंगे। उनका वेपन सिस्टम, सर्वेलियंस ड्रोन्स और एयर स्ट्राइक्स इसी एक थियरी के अराउंड काम कर रही थी, और उन्होंने ये किया भी। नसरल्ला, सिनवर, हानिये और तो और खमीनी तक को भी मार दिया। एक के बाद एक सब टॉप कमांडर्स और लीडर्स को इन्होंने मार दिया। लेकिन ईरान की रियलिटी और स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग थी। ईरान का सिस्टम डीकैपिटेशन से नहीं मरता, क्योंकि ईरान का सिस्टम एक हाइड्रा है।
हाइड्रा यानी वो मॉन्स्टर जिसका एक सर काटो तो 2 और निकल आते हैं। ईरान की सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ा कर्स यही है कि उनका पूरा नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड है, जैसे IRGC या लेबनान में हिजबुल्लाह, क्योंकि ये सेमी ऑटोनोमस है। उन्हें कोई एक सिंगल कमांडर नहीं चलाता, हर कोई अलग अलग ऑपरेट करते हैं। इजराइल की डीकैपिटेशन स्ट्रेटेजी टारगेट्स तो सही हिट कर रही थी, लेकिन ईरान का आर्किटेक्चर समझने में उन्हें वक्त लगा। इजराइल ये जान चुका था कि सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस या 1-2 लीडर्स को मारने से यह हाइड्रा नहीं मरेगा। उन्हें एक ऐसी चीज चाहिए थी जो इस पूरे नेटवर्क को देख सके और उसके हर एक मूव को प्रिडिक्ट भी कर सके। और यही एंट्री होती है सबसे बड़े गेम चेंजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI की। चैप्टर 3 द एट्रिशन ट्रैप। AI की बात करने से पहले एक बार ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वॉर को देखते हैं। जब आपके पास इजराइल जैसे वेपन्स नहीं है तो आप क्या करते हो? ईरान के पास AI यूज करने के लिए एनवीडिया के एडवांस्ड चिप्स नहीं है, ना ही उनके पास कोई एयर सुपीरियोरिटी है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम दुश्मनों से आमने सामने लड़ने की बजाय उनके रिसोर्सेज को ही बिखरा देते हैं। उन्होंने यूतीज की हेल्प से रेड सी में ग्लोबल शिपिंग लेन्स पर अटैक करना शुरू किया और दुनिया की 30% शिप्स को अपना रास्ता बदलना पड़ा। आजकल यूएस और उनकी एलाइड नेवीज हर जगह फंसी हुई है। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जब एक कमजोर देश पावरफुल कंट्रीज को उन्हीं के गेम में उलझाकर कमजोर कर देती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है द शहीद ड्रोन। 2011 में ईरान ने यूएस का एक हाईली एडवांस्ड RQ-170 सेंटिनल ड्रोन गिरा दिया था। ईरान ने उस ड्रोन को खोला, रिवर्स इंजीनियरिंग की और उसकी हेल्प से अपना सस्ता और मास प्रोड्यूसेबल ड्रोन बनाया, शहीद। जहां एक यूएस मिसाइल की कॉस्ट मिलियंस में जाती है, शहीद कुछ $1000 में ही बन जाता था। आप कब तक $1 मिलियन की मिसाइल से कुछ लाखों के ड्रोन्स गिराओगे? एक ना एक दिन तो बजट और स्टॉक दोनों खत्म होने ही है। ये बेनिफिशियल इसीलिए भी था क्योंकि मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं कि अगर एक सुपर एडवांस्ड आर्मी 4-5 दिन में कोई लड़ाई खत्म नहीं करती तो वो वॉर ऑफ एट्रिशन बन जाता है, मतलब एक लंबी और थका देने वाली जंग। और ऐसी लंबी वॉर्स हमेशा उसके हक में जाती है जिसके पास खोने को कम हो और लड़ने के लिए ज्यादा चीजें हो। इजराइल ये बात अच्छे से जान गया था, इसीलिए उनके पास एक ही रास्ता था, AI, प्रिसिशन और एक्सट्रीम स्पीड। चैप्टर 4 द चिप दैट स्टार्टेड इट ऑल। यहाँ आपके मन में एक सिंपल सवाल आना चाहिए, अगर AI इतना ही पावरफुल था देन व्हाई वाजंट ईरान यूजिंग AI टू? इसका जवाब छुपा है हार्डवेयर में, जो इस वक्त दुनिया की सबसे कीमती चीज है, द GPU चिप। यूएस ने पूरी दुनिया में एनवीडिया के GPUs पर कंट्रोल लगा रखा है। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपके पास एनवीडिया के H100 या A100 चिप्स नहीं है तो आप भूल जाओ कि आप कोई भी बड़ा AI मॉडल ट्रेन कर पाओगे। इवन इनके बिना वॉर्स का रियल टाइम डेटा प्रोसेस करना भी नामुमकिन है। एक मिलिट्री ड्रोन हर सेकंड गीगाबाइट्स ऑफ डेटा प्रोड्यूस करता है। इतने हैवी लोड को संभालने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवेयर लगता है। ईरान ने फिर भी कोशिश की, उन्होंने हुआवे के चिप्स ट्राई किए, ब्लैक मार्केट से हार्डवेयर स्मगल भी किया, पर हार्डवेयर गैप इतना बड़ा हो चुका था कि वो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाए। और दूसरी तरफ इजराइल क्या कर रहा था? वो अपने AI सिस्टम्स को डेटा पर ट्रेन कर रहा था। उन्होंने AI मॉडल्स जैसे क्लॉड या उसके कस्टमाइज्ड मिलिट्री वर्जन्स को यूज किया। ये सिस्टम्स अलग अलग कोऑर्डिनेट्स और पास्ट बिहेवियरल पैटर्न्स को इंटरलिंक करते थे। मतलब समझ रहे हैं? इन सब चीजों को मिलाकर AI पहले ही प्रिडिक्ट कर रहा था कि कल सुबह 10 बजे वो कमांडर किस बिल्डिंग में और किस फ्लोर पर होने वाला है। जो कमांडर्स कंटिन्यूअसली मारे जा रहे थे वो इजराइल का लक नहीं था, ये प्योर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स था। और इस स्टैटिस्टिकल वॉरफेयर में एक और नाम है जिसके बिना ये पूरी स्टोरी अधूरी है, वो नाम है पैलेंटीर। पैलेंटीर एक यूएस टेक कंपनी है जो डायरेक्टली वॉर्स के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाती है। इनका एक सिस्टम है टाइटन, जिसे यूएस आर्मी के साथ इजराइल भी अपने वॉर प्लानिंग में यूज करती है। पैलेंटीर का ट्रैक रिकॉर्ड सुनोगे? रिसेंटली मैक्सिको में जो कार्टेल लीडर मारा गया एल मेंचो, उस तक पहुंचना सबको इम्पॉसिबल लग रहा था, जबकि पैलेंटीर के सॉफ्टवेयर ने हजारों डेटा पॉइंट्स जैसे फोन कॉल्स, मनी ट्रेल्स, गाड़ियों की मूवमेंट को कलेक्ट किया और उसकी लोकेशन निकाल कर दे दी। और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट मार्केट्स पर भी दिख रहा था। जब जब मिडल ईस्ट में टेंशंस बढ़ते थे तब पैलेंटीर के स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ जाते थे। आज सच्चाई ये हो गई है कि वॉर्स आर नो लॉन्गर जस्ट अ ट्रेजेडी, वॉर्स हैव बिकम प्लेटफॉर्म्स फॉर अ प्रोडक्ट लॉन्च। आज दुनिया भर की आर्मीज इन वॉर्स को देखकर डिसाइड कर रही है कि उन्हें कौन सा टेक खरीदना है। चैप्टर 5 द वेपन इन योर पॉकेट। अब ईरान फंस चुका था। उन्हें पता था कि वो चिप्स पावर में तो इजराइल का सामना नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने एक ऐसा एल्गोरिथम बनाया जहां कंप्यूटर चिप्स की नहीं, साइकोलॉजी की जरूरत थी। उन्होंने स्ट्रेटेजी शिफ्ट कर दी आपकी स्क्रीन पर, आपके सोशल मीडिया फीड पर। अचानक से इंटरनेट पर ऐसी वीडियोस फ्लड होने लगी जहां एयरक्राफ्ट कैरियर्स पानी में डूब रहे थे, F-22 फाइटर जेट्स जलते हुए गिर रहे थे, कैजुअलिटी नंबर्स बहुत ज्यादा दिखाए जा रहे थे। लेकिन ये सब
डीप फेक या AI जनरेटेड था। इस इंफॉर्मेशन वॉर से ईरान को दो चीजें करनी थी। पहला, इजराइल और उनके एलाइज को डोमेस्टिकली डिमोरलाइज करना था और दूसरा, अपनी खुद की जनता और प्रॉक्सीज को रैली करना था, यानी उन्हें यह विश्वास दिलाना था कि वो जीत रहे थे। AI जनरेटेड कंटेंट ईरान के लिए सबसे सस्ता और सबसे इफेक्टिव एसिमेट्रिक वेपन प्रूव हुआ, क्योंकि इससे दुनिया भर के कैपिटल्स में ईरान के लिए प्रोटेस्ट्स हुए, इंटरनेशनल ग्रुप्स कंफ्यूज हो गए और नैरेटिव पूरी तरह से उलझ गया था। आज की सबसे डरावनी सच्चाई यह है कि जब आप अपने कमरे में बैठकर इंस्टाग्राम या एक्स पर वॉर की अपडेट्स ले रहे थे, तब आप एक्चुअली ईरान और उसके स्टेट ग्रुप्स की स्ट्रेटेजी में फंस के उनके साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का हिस्सा बन रहे थे। चैप्टर 6, इंडियाज हिडन गोल्ड माइन। आज इंडिया के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो शायद पिछले 50 साल में नहीं आई थी। हमारे यहाँ IDEX यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डेवलप हो रहा है। ये इंडिया की डिफेंस एजेंसी है जो US की डारपा डिफेंस एजेंसी जैसी बनने की कोशिश कर रही है। अभी अर्ली स्टेज में है बट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इनफैक्ट आज ऐसे कई प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो IDEX फंडेड है और डिफेंस के अलग अलग एरियाज में काम कर रहे हैं और एक्चुअल में प्रोडक्ट्स भी डिप्लॉय कर रहे हैं। और बात सिर्फ स्टार्टअप्स की नहीं है। इंडिया की जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग ही ऐसी है कि हम एक्टिवली दो हॉट कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के बीच में हैं, मिडिल ईस्ट और रशिया यूक्रेन, और हम दोनों साइड्स को, रशिया को और वेस्टर्न एलाइज को भी सप्लाई चेन्स, ड्यूल यूज टेक्नोलॉजीज और रिफाइंड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। हम फिजिकली भले ही ये वॉर्स ना लड़ रहे हो, बट हम वॉर इकोनॉमी का हिस्सा जरूर बन रहे हैं। ये एग्जैक्टली वही मॉडल है जहां आज US इन वॉर्स में अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी बेच के पैसे कमा रहा है। हम भी ये टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के साथ कर सकते हैं। इंडियन मिलिट्री ने ऑलरेडी इस नई रियलिटी को धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया है। इसीलिए वो अग्निवीर के जरिए ऐसे यंग सोल्जर्स ला रहे हैं जो टेक सेवी हो, और ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े मॉक ड्रिल्स के जरिए हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि हमारे ड्रोन्स और AI सिस्टम्स असली जंग में काम करेंगे या नहीं। इस पूरे सिनेरियो में हर इंडियन स्टूडेंट, हर इंजीनियर और हर पॉलिसी मेकर को खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। ईरान के बेस्ट माइंड्स, उनके सबसे ब्राइट इंजीनियर्स हैवी सैंक्शन के बावजूद अपने देश के लिए अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में बैठ के हाइपरसोनिक मिसाइल्स और ड्रोन्स बना रहे हैं। इजराइल के बेस्ट माइंड्स यूनिट 8200 से निकलकर विज और पेगासस जैसे ग्लोबल कंपनीज बना रहे हैं, और हमारे देश के सबसे बेस्ट इंजीनियर्स IITs और NITs से निकलकर एड एजेंसीज, ई-कॉमर्स साइट्स या फूड डिलीवरी एप्स के लिए कोड लिख रहे हैं या एक IT पुलिस बनकर बैठ गए हैं। ये जो गैप है, ये जो टैलेंट का मिस एलोकेशन है, हमें इससे इंप्रूव करना है। हमें एक मैसिव स्किलिंग मिशन की जरूरत है। हमें सिर्फ कोडर्स नहीं चाहिए, हमें टेक वॉरियर्स चाहिए जो इंडिया को भी इस न्यू एज वॉर इकोनॉमी में आगे बढ़ाए। इनफैक्ट आज अपग्रेड इसी मिशन में आपके साथ जुड़ा है। सवाल ये नहीं है कि इंडिया इस वॉर का हिस्सा बनेगा या नहीं, हम ऑलरेडी इसका हिस्सा है। उन हार्डवेयर सप्लाईज में हम पार्ट्स बना रहे हैं, उन सॉफ्टवेयर कोड्स को हमारे इंजीनियर्स लिख रहे हैं और सैटेलाइट डेटा तक हम दूसरे कंट्रीज को दे रहे हैं। असली सवाल जो इस देश को खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि क्या हम कल इन नए वेपन्स और AI से लड़े जाने वाली वॉर के लिए तैयार है, या फिर हम सिर्फ इन वॉर्स को अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर एक कंटेंट की तरह देख रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे ईरान चाहता था। अगर इस वीडियो से आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही डीप डाइव टॉपिक्स के लिए अपग्रेड को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।